तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही खास बात, यानी कि मेल स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के बारे में। स्पर्म जिसको हम हिंदी में शुक्राणु के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही स्पर्म जो मिलियन ऑफ संख्या में बनता है और एक फीमेल के वेजाइना से होते हुए उसके एग तक जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। वेजाइना क्या होता है? फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट होता है जहां से स्पर्म एंट्री करता है। ये सब बातें तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे स्पर्म के बारे में। एक्चुअली में स्पर्म होता क्या है, बनता कितना है, और एक फीमेल को, जो फीमेल होती है, उसमें स्पर्म कितने संख्या में चाहिए होते हैं एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए, या फिर जो स्पर्म होता है उसका जीवन कितना होता है महिला की बॉडी में, यानी कि महिला की बॉडी में स्पर्म कितने दिनों तक रह सकता है। ये सब बातें हम जानेंगे। तो बातें को जानने के लिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज हम बात कर रहे हैं मानव शुक्राणु यानी कि स्पर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्पर्म होता है उसका मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है शुक्राणु के अंग्रेजी शब्द यानी कि स्पर्म की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द के स्पर्मा से हुई है, यानी स्पर्मा शब्द से स्पर्म का निर्माण हुआ है। और इस स्पर्म का मतलब क्या होता है? बीज। जी हाँ, एक बीज जिससे एक पौधा तैयार होता है, वही बीज, इस बीज से मतलब स्पर्म जो एक फीमेल की बॉडी में जाकर अगर अंडे को निषेचित करता है तो बेबी यानी कि बच्चे का निर्माण होता है। इसीलिए इसको बीज के नाम से, इसका अर्थ होता है, स्पर्म का अर्थ होता है बीज। ठीक है, समझ गए? स्पर्म जिसका निर्माण ग्रीक भाषा के स्पर्मा से हुआ है और उसका अर्थ बताया गया है बीज। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया कि जैसे कि बीज से एक पौधा तैयार होता है तो उसी प्रकार स्पर्म से फीमेल बॉडी में अंडे को निषेचित करके एक बेबी का निर्माण किया जाता है। अगला लिखा गया है कि शुक्राणु बनते किस हार्मोन से हैं। जैसे कि महिलाओं में जो एग होता है, जो अंडा होता है, जो हर मंथ पीरियड्स के माध्यम से बॉडी से रिलीज होता है, वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। उसी तरह पुरुषों में ऐसा क्या है जिसके कारण स्पर्म का फॉर्मेशन होता है? तो पुरुषों में एक स्पर्म बनाने के लिए एक हार्मोन्स है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। आपको नाम याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, ये टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पुरुषों में स्पर्म का बनना 14 वर्ष से बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक, लेकिन महिलाएं, अगर मैं महिला की एक बात करूं तो जिस उसके अंदर जो एग होते हैं तो वो जब माँ के यूटेरस में थे, यानी कि महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब एक बच्ची अपने माँ के गर्भाशय में बन रही थी, माँ के गर्भाशय में जब बच्ची बन रही थी, उसी समय उसके शरीर में 70,000 फॉलिकल्स, फॉलिकल्स मतलब एग समझिएगा, अंडा बन जाते हैं। लेकिन वो जब 14 वर्ष की हो जाती है तो पीरियड्स आना स्टार्ट होता है। वही एग धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलते हैं। लेकिन पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में ऐसा कुछ नहीं होता है। पुरुष में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है 14 वर्ष के बाद, 15 वर्ष तक। ठीक, लेकिन फीमेल में रिलीज होना स्टार्ट, निकलना स्टार्ट हो जाता है। बनता कब है? जब माँ के वो गर्भाशय में थी तभी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझ आएगा तो पीछे बैक कर करके सुनिएगा। ठीक है, चलिए। शुक्राणु महिला के अंडे को निषेचित करता है, बिल्कुल सही बात है। जो महिला का अंडा होता है, एग होता है, वो मैच्योर होने के बाद इंतजार करता है स्पर्म का। स्पर्म जब जाता है वहां तक, तो जहां पे अंडा होता है वहां पे जाके उस अंडे को निषेचित करता है। ठीक, निषेचित करता है। आगे बात करते हैं। शुक्राणु की जीवित आयु महिला के शरीर में या गर्भाशय में 3 से 5 दिन का होता है। बिल्कुल सही बात है।
है ना। सेक्स करने के 3 से 4 दिन तक शुक्राणु जो होते हैं महिला के गर्भाशय में होते हैं। इसीलिए जो महिलाएं होती है वो 3 दिन के अंदर क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। इसीलिए तो पिल्स आते हैं 72 आवर्स 72 आवर्स करके, है ना, दवाइयाँ। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तो 72 आवर्स करके मेडिसिन होते हैं, तो उसको 3 दिन के अंदर क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो 3 दिन में महिलाएं क्या हो जाती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। मतलब स्पर्म 3 दिन के अंदर शुक्राणु तक अंडाशय तक पहुंच के उसको निषेचित कर देता है और अंडाशय गर्भाशय की दीवार पे आ जाता है। ठीक। शुक्राणु पर तापमान का असर होता है। शुक्राणु, अब मेरे को एक क्वेश्चन है, आंसर तो वैसे मैं ही देने वाली हूँ, है ना। शुक्राणु जो होता है, देखिए सबसे पहली बात, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी कि जनन अंग होता है वो शरीर के बाहर, आउटसाइड होता है, शरीर से बाहर की तरफ होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्म होता है ना, जो शुक्राणु होता है उसको बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 34 लिखना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, जैसा कि लिख दिया मैंने। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कितना होता है, 37 डिग्री, है ना। तो स्पर्म को चाहिए 34 और बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जो ह्यूमन का जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो शरीर से बाहर होता है ताकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, इसलिए जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो शरीर से बाहर की साइड होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या बात किया जा रहा है, शुक्राणु पर तापमान का असर होता है, इसलिए सर्दियों में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है जबकि गर्मियों में घट जाती है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? जो शुक्राणु होते हैं ना, जो जहाँ पे बनते हैं यानी कि मेल टेस्टिस में, तो गर्मी के दिन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो टेस्टिस होता है, वो बॉडी से दूरी बना लेता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन गर्मियों के दिन में जो मेल टेस्टिस होता है वो बॉडी के करीब हो जाता है, यानी कि बॉडी से चिपक जाता है, क्योंकि ठंडियों में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा ना। इसलिए कहा जा रहा है कि गर्मियों में जो होता है शुक्राणुओं की संख्या बनना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो शुक्राणु डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, ये कहने का अर्थ है। और सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है जिसके कारण शुक्राणु ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर स्पर्म बनना है, कोई भी चीज बनता है तो कुछ प्रक्रिया कहलाती है, कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। WHO के अनुसार, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एक सीमेन के सैंपल में, सीमेन और स्पर्म अलग होता है। सीमेन इज अ लिक्विड एंड थोड़ा सा डार्क मटेरियल होता है, व्हाइट कलर का होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। स्पर्म जो होते हैं अलग चीज होती है। ठीक है, सीमेन इस सैंपल में 40% सक्रिय शुक्राणु होने चाहिए, यानी कि सीमेन लिया गया, उस सीमेन में 40% जो होता है एक्टिव स्पर्म होते हैं, होने चाहिए, तथा उनकी गति कितनी होनी चाहिए, 25 म्यू पर सेकेंड। ठीक है, WHO के अनुसार सामान्य शुक्राणुओं की संख्या प्रति ml मिलीलीटर सीमेन में, ये याद रखना है, कितने होते हैं, 1.5 से 3.9 करोड़ होते हैं प्रति ml सीमेन में। अगर किसी व्यक्तियों में शुक्राणु की कमी हो जाए तो क्या कहते हैं? शुक्राणु की कमी कितना होगा? जब 1.5 से कम शुक्राणु बनेंगे ना, 1.5 से कम शुक्राणु बनेंगे तो शुक्राणु की कमी हो जाएगी। कि कमी क्या कहलाती है? ओलियोस्पर्मिया। शुक्राणु की कमी क्या कहलाती है? ओलियोस्पर्मिया। और शुक्राणु पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब क्या कहते हैं? एजुस्पर्मिया। एजुस्पर्मिया। ठीक है, महिलाओं में पीरियड्स आना बंद हो जाता है 45 to 50 एज में, लेकिन मेल में जो स्पर्म बंद होता है, मतलब बहुत बंद नहीं होते, मेल में स्पर्म जो होते हैं कम मात्रा में बनते रहते हैं। ठीक है, चलो,
बात ये देखिए, ये है स्पर्म, छोटा सा प्यारा सा स्पर्म। ये क्या है, इस पे एक टोपी लगी होती है, टोपी आकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। ये एक्रोसोम जब एग के पास जाता है ना, एग के पास, तो उसको फाड़ने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ऐसा क्या होता है एक्रोसोम में जो अंडे की जो वॉल होती है उसको फाड़कर अंदर घुसता है? तो उसके पास दो एंजाइम होते हैं, एक होता है हाइलालुरोनिडेज और एक होता है एक्रोसीन, है ना। ये दोनों एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्रोसोम की एग को रप्चर करने में, फाड़ने में। एग के स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, हेड, नेक, टेल। हेड पार्ट जो होता है जिससे न्यूक्लियस होता है और सारे जेनेटिक मटेरियल, पैरेंट जो पिता के जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, वो स्पर्म में ही आते हैं, ठीक। और स्पर्म में कहाँ, हेड रीजन में न्यूक्लियस होता है। दूसरा रीजन होता है आपका नेक वाले रीजन में ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और तीसरा लास्ट रीजन होता है टेल। आइए समझाऊं आपको। हेड रीजन में तो आपका हो गया, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जब स्पर्म किसी एग को रैप्चर करता है ना, तो केवल हेड वाला रीजन जो होता है उस एग के अंदर जाता है, बाकी नेक और टेल बाहर रह जाता है। मैम क्यों हेड रीजन अंदर गया? क्योंकि बेटा हेड रीजन में ही तो प्रेजेंट है ना उसका जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, डीएनए वगैरह, वही उसी का काम है और किसी का काम नहीं है। तो मैम नेक और टेल क्यों था? टेल जो होता है स्विमिंग करने में हेल्प करता है, मतलब जब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंट्री करता है तो स्विमिंग करते हुए वहां तक जाता है जहां पे एग है। नेक रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, एनर्जी देता है स्पर्म को चलने में, एनर्जी देता है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया नेक रीजन में, लास्ट वन पे, ठीक है। आए समझ में आपको? आज की वीडियो आपको समझ में आई? मानव स्पर्म, मानव शुक्राणु बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको लिखा गया है और आई होप कि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा पाया। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर ही सकते हो। चैनल पे नए होंगे तो मन करे तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, क्या ही कहना है बार बार, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।